माय डियर स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो बाबू आज हम लोग क्लास 10 के पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, यानी पहला चैप्टर पढ़ेंगे बाबू, भारत के राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। ठीक, यानी इतिहास का आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू। वो आज आप लोग को चलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद चलेगा। क्या बाबू? तो यूरोप में राष्ट्रवाद चलेगा आज आप लोग को, यानी बेसिक से आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा बाबू। तो आप लोग क्लास को जितना जल्दी क्या कीजिएगा बाबू, सबसे पहले क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक, यानी क्लास को आप लोग देखे होंगे, जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। और इसके बाद ध्यान से आप लोग देखिएगा बाबू, चैनल पर बने रहिएगा आप लोग, एकदम आप लोग के सीधा दिमाग में ठोक देंगे बाबू। ठीक, तो बाबू चलिए आप लोग का स्टार्ट हो रहा आज बाबू इतिहास। क्या हम लोग पढ़ेंगे बाबू? इतिहास। ठीक, चलिए। और एक बात और समझ लीजिए बाबू, इस वर्ष का रिजल्ट देखिए, देख सकते हैं आप लोग इस वर्ष का रिजल्ट, इस वर्ष का रिजल्ट देख सकते हैं बाबू, कितना जबरदस्त रिजल्ट है बाबू। तो अगर आपका भी रिजल्ट ऐसा चाहिए तो आप नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल से ही पढ़िए, आप लोग को यानी टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो चलिए बाबू हम वीडियो की करते हैं स्टार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। क्या पढ़ेंगे बाबू? इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, यानी इतिहास पढ़ने वाले हैं हम लोग बाबू। ठीक, यानी बात को समझिएगा, बेसिक से चलने वाले हैं हम। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी इतिहास ध्यान दीजिएगा बाबू। इतिहास को हम दो भागों में बांटे। कितने भागों में बाबू? दो भागों में, एक बांटे इति और एक प्लस हास वाली हास बांटे। दोनों को जोड़े तो क्या बना बाबू? इतिहास बना। क्या बना बाबू? इतिहास बना। यानी ध्यान से समझिएगा, इन इतिहास को कितने दो खंड में तोड़े, इति प्लस हास। इति मतलब होता है अति आवश्यक। क्या होता है बाबू? अति आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, इति मतलब होता है अति ही आवश्यक, अति ही आवश्यक। हास का मतलब होता है बाबू घटना। क्या होता है बाबू? घटना। यानी अति आवश्यक घटना को पढ़ना ही क्या कहलाता बाबू? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता, जरा बोलिएगा आप एक बार। इतिहास कहलाता है बाबू। ध्यान समझिएगा, आप समझिएगा, आपसे पूछेगा कि इतिहास का पितामह किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए इतिहास का पितामह किसे कहते हैं। इतिहास का पितामह, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पितामह बाबू कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहेंगे बाबू? हेरोडोटस। किसको बाबू? हेरोडोटस। क्या बोलो? किसको बोले बाबू? हेरोडोटस को बोला जाता। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इतिहास का पितामह किसे कहेंगे, तो बोलिएगा हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए अब आप लोग ध्यान से समझिएगा बाबू, आपसे पूछेगा तो बोलिएगा इतिहास के दो खंड में तोड़ा गया, इति प्लस हाँ, यानी अति आवश्यक घटना कोई पढ़ना हमें इतिहास कहलाता। यानी इतिहास का पितामह को देखा जाए तो हेरोडोटस। कौन है बाबू? जरा बोलिएगा। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे इतिहास किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं बाबू कि इतिहास किसे कहते हैं। चलिए आप समझिएगा थोड़ा बात को, इतिहास किसे कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इतिहास किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इतिहास किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? तो कहिएगा बाबू, आपसे पूछेगा कि बताइए इतिहास किसे कहते हैं, तो कहिएगा बाबू, ध्यान समझिएगा, देखिएगा, यानी पूछेगा तो कहिएगा बीते हुए, ध्यान दीजिएगा, बीते हुए बात को फिर से दोहराना। क्या बाबू? फिर से दोहराना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इतिहास कहलाता है। यानी समझिएगा
बीते हुए बात को यानी बीते हुए बात को फिर से दोहराना ही इतिहास कहलाता। ठीक बाबू, यानी बीते हुए बात को हम फिर से दोहराएंगे तो क्या कहलाएगा बाबू? इतिहास कहलाएगा। इतना हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब आप लोग समझेंगे, अब आप लोग समझिएगा बाबू, इतिहास का बीते हुए बात को फिर से दोहराना इतिहास कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू, जरा ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिल और दिमाग दोनों में ठोक देंगे बाबू। ठीक, यानी आप चैनल पर बने रहिएगा। ठीक, इन वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, सीधा दिल और दिमाग में ठोकेंगे। यानी और बात को समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी आप समझिएगा बाबू, यानी दशक, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दशक। दशक का मतलब क्या होता है समझिए। यानी बाबू समझिएगा, 10 साल को क्या बोलेंगे बाबू? 10 साल को क्या बोलेंगे? दशक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 10 साल को। अगर 10 साल को एक दशक बोलेंगे, कितना बाबू? एक दशक बोलेंगे। उसके बाद बाबू समझिएगा 100 साल को, 100 साल को क्या बोलेंगे बाबू? शताब्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शताब्दी बोलेंगे। तो आप जरा बताइएगा, आप बता सकते हैं कि आपको पता था कि 100 साल को क्या बोलेंगे? 100 वर्ष का हम बोलेंगे बाबू शताब्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जरा बोलिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग कि बताइए 100 साल को क्या कहेंगे? तो शताब्दी कहा जाता है। इतना आप लोग को पता होगा। अब हम चलते हैं बाबू, यानी ध्यान दीजिएगा कि बताइए, एक बात बताइए कि बताइए, ध्यान दीजिएगा, यानी आपसे पूछेगा बताइए कि बताइए आप, यानी 2024 चल रहा है, यानी कैमी शताब्दी है। आपसे कोई पूछ देगा कि 2024 चल रहा है तो कैमी शताब्दी होगा, तो आप बताइएगा कि देखिए 2024 चल रहा है तो कैमी शताब्दी होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी आपसे समझिएगा 2000 से लेके, कितना बाबू? 2000 से लेके आप लोग को जब तक 2100 न आ जाए, क्या बाबू? जब तक 2100 न आ जाए तो वो कौन सा शताब्दी कहलाएगा बाबू? यानी 2000 अभी है, अभी 2000 ना बाबू, तो शताब्दी एक वर्ष आगे चलता, तो ये कैवी शताब्दी हो रहा है अभी? 21वीं शताब्दी। कैवी शताब्दी बाबू? 21वीं शताब्दी। अगर 1922 की बात किया जाए तो 20वीं शताब्दी है। कितना बाबू? 20वीं शताब्दी है। कितना शताब्दी? 20वीं शताब्दी की बात हो रहा है। ठीक, यानी हम लोग को पता चल गया बाबू कि दशक किसको कहेंगे और शताब्दी किसको कहेंगे। अभी कैवी शताब्दी चला, ये हम लोग अभी पढ़े कि ना बाबू? चलिए अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, यानी इतना हम लोग पढ़ लिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी इतना हम लोग पढ़ लिए, तो इसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बाबू, क्योंकि बीच बीच में आपको बोलेंगे हम दशक, बोलेंगे शताब्दी, बोलेंगे इतनी शताब्दी, बोलेंगे शताब्दी, तो आपको पता नहीं रहेगा, तो आपको होम्स करेगा। इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट देना ही मेन बात होता है बाबू। चलिए तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यानी आप समझिए राष्ट्रवाद पढ़ने वाले। ठीक, तो चलिए अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद क्या बाबू? ध्यान समझिएगा, यूरोप में, ध्यान दीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। जरा बात तो समझिएगा, एकदम गौर कीजिएगा बाबू, एकदम गौर कीजिएगा। सीधा आपको दिल और दिमाग में न सेट कर दिए तो जे न कहिएगा से, यानी आपको दिल और दिमाग दोनों में सेट होगा। तो आप ध्यान समझिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप का मतलब समझ रहे हैं बाबू? यूरोप का मतलब एक देश होता है, जैसे भारत एक देश है, उसी तरह से यूरोप भी एक क्या है? देश है। यानी राष्ट्रवाद कहने का मतलब होता है देश के प्रति प्यार होना। क्या होना जी? देश के प्रति प्यार होना। यानी कहने का मतलब आप भारत देश में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप ईरान में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, तो सिर्फ अपना ही देश के बारे में सोचिएगा, अपना देश की भलाई के बारे में सोचिएगा, अपना देश के विकास के बारे में सोचिएगा। उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं बाबू? राष्ट्रवाद बोलते हैं। यानी हम बिहार में है, बिहार में रहते हैं, तब पर भी हम क्या कहते हैं कि हम भारतवासी एक है, हम लोग भारतवासियों को बहुत आगे बढ़ना चाहिए। यानी अपना देश के विकास के बारे में सोचिए, यानी यही कहलाता है बाबू राष्ट्रवाद। क्या कहलाता बाबू? राष्ट्रवाद कहलाता। तो राष्ट्रवाद का मतलब इस समझ में आ गया। तो आपसे टीचर पूछेगा कि बताइए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो चलिए हम बहुत ध्यान दीजिएगा, यानी आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी राष्ट्रवाद, बहुत ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद आपसे पूछेगा कि बताइए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है,
ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ध्यान समझिएगा, जो जो किसी जो किसी जो किसी भौगोलिक 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 सामाजिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना होती है। क्या बाबू? एकता की भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बाबू? उससे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए इतना आप समझिएगा, यानी समझिएगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या होना चाहिए बाबू? एकता की भावना होना चाहिए। इससे हम क्या बोलेंगे बाबू? तो राष्ट्रवाद बोलेंगे। चलिए हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ लिए। अब इसके बाद समझिएगा बाबू, राष्ट्रवाद के बाद ध्यान दीजिएगा, पुनः जागरण काल क्या आया था बाबू? पुनः जागरण काल आया था। यानी समझिएगा पुनः जागरण काल, यानी राष्ट्रवाद जैसे राष्ट्रवाद हुआ उसके बाद का यानी पुनः जागरण काल आया। यानी ध्यान से समझिएगा बाबू, पुनः जागरण का, यानी आपसे पूछेगा पुनः जागरण काल, तो बोलिएगा पुनः जागरण काल यानी 14वीं शताब्दी से यानी 17वीं शताब्दी तक को क्या कहेंगे बाबू? पुनः जागरण काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुनः जागरण काल। यानी समझेंगे, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक को क्या कहेंगे हम? पुनः जागरण काल कहेंगे। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक को क्या कहेंगे? पुनः जागरण काल। यानी समझिएगा पुनः जागरण काल हुआ था बाबू। देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पनपा बाबू 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। समझिएगा इसी के बीच एक क्या बाबू, यानी ध्यान दीजिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। समझिएगा बाबू 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा क्या पनपा बाबू? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पनपा। क्या बाबू? राष्ट्रवादी पनपा। ध्यान दीजिएगा, यानी आप समझिएगा बाबू 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पनपा। यानी कहने का मतलब पुनः जागरण काले से ही पनप गया था, यानी 14वीं शताब्दी से ही पनपा हुआ था, लेकिन जाके ये पुनः विकसित हुआ कब? जब पूरा जाके क्रांति कब किया? यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था उस समय की बात बाबू समझिएगा एक बात और, यानी समझिएगा बाबू, यानी आप समझिएगा, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था, यानी कहने का मतलब 1789 आ गया, यानी कईवीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी की बात था, यानी 18वीं शताब्दी की बात था जी, 18वीं शताब्दी की बात था, 18वीं शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी पार करने वाला था। आगे समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए बाबू 1789 यानी समझिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ध्यान दीजिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ के कौन सा धर्म था बाबू? ईसाई धर्म था। कौन सा धर्म बाबू? ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। तो आपसे क्यों जब पूछेगा कि बताइए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जब फ्रांस में हो रहा था, वहाँ पर कौन सा धर्म का काम चल रहा था? ज्यादा कौन सा धर्म थे? तो ईसाई धर्म बोलिएगा। कौन सा धर्म बाबू? तो ईसाई धर्म बोलिएगा। ठीक, अगर आप समझिएगा ईसाई धर्म बोलिएगा। इसके बाद इतना ही ना बाबू, और समझिएगा यहाँ का जो राजा था बाबू, यहाँ का जो राजा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो राजा था बाबू वो कौन था? लुइस सोलामा। कौन था बाबू? लुइस सोलामा था। यहाँ का राजा कौन था बाबू? लुइस सोलामा था। फ्रांसीसी क्रांति जिस समय हो रहा था वो उस समय वहाँ का जो राजा था वो लुइस सोलामा था। कौन राजा था बाबू? लुइस सोलामा था। लुइस सोलामा था, कौन वंश के था? बुर्बो वंश के था। कौन सा बाबू?
बुर्व वंश के राजा था। कौन सा वंश के? बुर्व वंश का राजा था। ठीक, बुर्व वंश का राजा था। और कैसा राजा था? एकदम निरंकुश, भ्रष्टाचार, निरंकुश कहने का मतलब समझिएगा। कैसा राजा था बाबू? निरंकुश बाबू, निरंकुश राजा था। कैसा राजा था? निरंकुश राजा। कहने का मतलब, निरंकुश का मतलब समझिएगा। इन निरंकुश कहने का मतलब होता ना है बाबू, यानी सिर्फ अपना ही भलाई में सोचना, अपना परिवार के भलाई के बारे में सोचना, किसी अदर के बारे में नहीं सोचना। जैसे में हम मुखिया भी है तो सिर्फ जितना फंड है सिर्फ घर ही में काम चला रहे हैं, उसको निरंकुश कहते हैं। जनता को भलाई को नहीं करना, यानी वही व्यक्ति को भ्रष्टाचार कहा जाता। अगर कोई सामाजिक आदमी बना दिया, अगर किसी गांव में सामाजिक आदमी बना दिया, उसको सभी लोग उसको मतलब समाज के काम करने के लिए उसको दे दिया, और अगर किसी समाज का काम नहीं करे, सिर्फ अपना काम करे, तो बताइए वो भ्रष्टाचार हुआ, यानी निरंकुश हुआ। तो वही उसी तरह से क्या हुआ वो, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति और ईसाई धर्म में जाते। यहाँ ईसाई धर्म में था, वहाँ का जो राजा था वो लुई सलामा था। कौन राजा था बाबू? लुई सलामा था। इतना ही नहीं, और समझिएगा, यानी लुई सलामा था, यानी बाबू समझिएगा बाबू, एकदम क्या था? निरंकुश और भ्रष्टाचारी राजा था। यानी भ्रष्टाचारी कहने का मतलब होता है, यानी किसी को मानता नहीं था राजा, सिर्फ अपना आप को बहुत ही महान समझता था। समझा? यानी जनता को मानता था 1% नहीं, यानी अपना जो मन में आता था वो करता था, जनता का भलाई 1% भी नहीं करता था। ऐसा राजा था। कौन? लुई सलामा। ठीक, यानी लुई सलामा राजा था। अब समझिएगा बाबू, अब समझिएगा, यानी लुई सलामा था। एक बात और समझिएगा, लुई सलामा के जब शासन काल चला, ध्यान दीजिएगा, जिस समय लुई सलामा के, एक बात और समझिएगा, यहाँ पर बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी लुई सलामा, ध्यान समझिएगा, एक बात और समझिएगा, जब ध्यान से समझिएगा बाबू, यानी लुई सलामा के, ध्यान समझिएगा, यानी कहने का मतलब होता है कि लुई सलामा, जिस समय लुई सलामा का जब मतलब अति आया, यानी कहने का मतलब होता है जब लुई सलामा के शासन काल आया, ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिएगा, जब लुई सलामा के शासन काल आया, ध्यान समझिएगा, लुई सलामा, कौन सा बाबू? लुई सलामा, लुई सलामा, कैसा राजा था बाबू? लुई सलामा। कैसा राजा था? वो निरंकुश था। कैसा राजा था बाबू? निरंकुश था। और ध्यान दीजिएगा, निरंकुश राजा था। कौन सा वंश के था बाबू? वो बुर्व वंश के था। कौन बाबू? बुर्व वंश के था। ध्यान दीजिएगा, बुर्व वंश के था। तो आपसे पूछेगा कि बताइए लुई सलामा कौन सा वंश के राजा था? तो वो बुर्व वंश के राजा था। एक बात और समझिएगा, जब लुई सलामा फ्रांस में राज कर रहा था, जब लुई सलामा जिस फ्रांस में राज कर रहा था, तो समझिएगा बाबू, जिस समय लुई सलामा फ्रांस में राज कर रहा था, यानी हम मान लीजिए फ्रांस है, क्या बाबू? यानी यहाँ फ्रांस है। अब फ्रांस का जो यहाँ का राजा है बाबू, वो राजा किसको बनाया गया था? लुई सलामा के। कौन बाबू? लुई सलामा था। अब समझिएगा, आप लुई चदामा पढ़े होगे 9th में, पढ़े होगे 9th में लुई चदामा। तो देखिएगा, लुई सलामा जो राजा था बाबू, वो बुर्व वंश का राजा था। इतना ही नहीं, वो कहा कि बाबू सबसे पहले समानती व्यवस्था लागू कर दिया। कौन सा व्यवस्था बाबू? सबसे पहले बाबू समंती व्यवस्था। क्या? समंती व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, समंती व्यवस्था लागू किया। अब बाबू समझिएगा, समंती व्यवस्था क्या है बाबू से समझिएगा। सर पहले बताइए कि समंती व्यवस्था क्या? देखिए बाबू, लुई सलामा ने कहा कि फ्रांस में सबसे पहले समंती व्यवस्था लागू कर दिया। समंती व्यवस्था कहने का मतलब होता है ना बाबू, समांत लोग होते हैं। जैसे में कहने का मतलब होता है कि जनता के पास 100 बीघा, 20 बीघा, 10 बीघा जितना जमीन था, ठीक, तो जनता अपना मन से ही क्या करता था? उन्हीं खेती करता था। उसमें धान लगाया, गेहूं लगाया, सब्जी लगाया, ठीक, यानी गेहूं लगाया तो जनता लगाता, तो जनता अपने हक में लेता। वो नहीं, जनता तो अपने हक में लेता ही था, लेकिन क्या किया कि लुई सलामा जब 1789 फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था, तो वहाँ पर समांती व्यवस्था लगा दिया। जब क्या कर दिया, यानी अपना राजा का आदमी भी होता, राजा का 10 को 20 को आदमी होता, तो क्या के ना बाबू, राजा के पास 100-200 हमेशा आदमी रहता था। वो क्या किया, जितना किसान था ना बाबू, जितना किसान था, जितना मजदूर किसान था, सबके पास जमीन था, वो क्या किया, उसको जमीन पर क्या किया, कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब होता है, यानी यहाँ पर मान लिया कि 100 बीघा, यानी 100 बीघा जमीन है। कितना बीघा बाबू? 100 बीघा। 100 बीघा जमीन में अगर हमको कितना ना, तो 10 कुंटल, कितना बाबू? 10 कुंटल अगर हमको क्या हुआ, चावल हुआ, लेकिन सॉरी गेहूं हुआ, तो क्या करता था, 10 कुंटल लेके चल जाता था। कौन? यानी इसको राजा आता था से, यानी इस राजा का जो आदमी आता ना, सामंत लोग, वो क्या करता था, जबरदस्ती जबरन क्या करता था किसान से, यानी
भाई भर किसान को छोड़ देता था और उससे सफा कर लेता था, लेके चल जाता था चारण को, यानी लुइस सुलामा के आदमी आता था समझ लो, और यहाँ से लेके चल जाता था, यानी जितना भी गहराई जमीन, यानी सब जमीन को लेके चल जाता था, और उसके बाद जो बचता था खाने पीने के लिए मजदूर को थोड़ा रख दिया जाता था। ऐसा व्यवस्था लागू कर देता कौन? लुइस सुलामा। इतना ही नहीं बाबू, इतना के बाद और काम किया, समझिएगा पहले बात को, इतना के बाद और काम कैसे समझिएगा, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ऐसा व्यवस्था लागू किया तो जो वहाँ फ्रांस में क्या होगा, भगदड़ मच गया। भगदड़ मचेगा ना जी, अगर आपका जमीन रहे, अगर कोई उस जमीन पर कोई हक आप कर रहे हैं, लेकिन उस जमीन से जितना पैदा हो रहा है अगर आप किसी दूसरा को छीन लेता आपसे, तो बताइए वहां पर क्या भगदड़ मचेगा? तो उसी प्रकार से भगदड़ मच गया। तो जब भगदड़ मच गया बाबू, तो पूरा फ्रांस में क्या होगा, यानी लोग भूखमरी भी हो गया। यानी कहने का मतलब होता है बाबू कि वहाँ देखिए, अब वहाँ पर क्या होगा कि जब इसको राजा का विरोध करने लगा, राजा के विरोध पूर्ण रूप से खुल के कोई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? कि अगर कोई एक व्यक्ति इससे पूर्ण रूप से खुल कर विरोध करे तो एक आदमी जाकर इसको मार देगा, जान मार देगा। तो इसलिए क्या करता था बाबू, यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे, यानी यहाँ पर क्या थे, कुछ लोग पढ़े लिखे थे। क्या बाबू, यहाँ पर फ्रांस में जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या किए, जो पढ़े लिखे थे, जो ध्यान दीजिएगा, जो पढ़े लिखे थे, क्या, जो पढ़े लिखे थे, यानी कहने का मतलब जो शिक्षित थे, वो कहने लगे क्या कि हम लोग को कौन सा जमीन है, पैतृक जमीन है। हम लोग को कौन जमीन है बाबू, हम लोग का कैसा जमीन है, हम लोग को पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन है। कहने का मतलब होता है पैतृक जमीन, कहने का मतलब होता है कि हम लोग को पिता का जमीन है। बताइए, हम लोग को पिता का जमीन है और हक करेगा राजा, हक उसमें जितना होगा, जितना मतलब जितना उसमें पैदा होगा, जितना फसल होगा, सब राजा ले लगा। एक गलत कर रहा, ये राजा सही नहीं कर रहा, हम लोग का बेचक्का मारने का प्रयास कर रहा। ये ऐसा समझा रहा, जो कुछ लोग पढ़े लिखे थे, सब जगह लोग कुछ पढ़े लिखे होते हैं, तो वही में क्या होता है, राजा को बात किया, विरोधी करना शुरू कर दिए। कौन? जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, यानी सब लोग को समझाना शुरू कर दिए, जितना मजदूर किसान थे, कि हम लोग का जो ये जमीन है वो पैतृक जमीन है, किसी का जमीन नहीं है, ये राजा का जमीन नहीं है, हम लोग का ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम इस पर विरोध करना चाहिए। अगर समांतरिक व्यवस्था लागू किया, इस समांतरिक व्यवस्था को हटाना चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या बोले, यहाँ के हम नागरिक है। क्या है बाबू, यहाँ के हम नागरिक है। क्या है? नागरिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के हम लोग क्या है बाबू, नागरिक है। बताइए, यहाँ के हम नागरिक है, और अगर हम लोग को जमीन किसी दूसरे को, कोई दूसरे राजा आता है और सब फसल होता वो लेके चल जाता, वो ठीक बात नहीं करता। इसलिए हम लोग को खुल के राजा पर क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, ताकि राजा यहाँ से भाग जाए और हम लोग को जो अधिकार प्राप्त हो जाए। और समझिएगा, हम लोग को क्या होना चाहिए, अगर इस व्यवस्था को हटाना है, अगर इस व्यवस्था को समांतरिक व्यवस्था को हटाना, तो सबसे पहले क्या करना बाबू, सबसे पहले एक बात और करना कि हम लोग में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, हम लोग में, ध्यान दीजिएगा, हम लोग में क्या होना चाहिए बाबू, एकता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कौन से बाबू, 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति के बावजूद, ध्यान दीजिएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बावजूद, यानी हम लोग का होना चाहिए, एकता होना चाहिए। अगर हम लोग एकता भी नहीं होंगे तो फोड़ डालेगा। यानी क्या हुआ था, फ्रांस पूरी तरह से क्या हुआ था, फ्रांस पूरी तरह से फूटा हुआ था। फूटा हुआ कहने का मतलब हुआ था कि यहाँ पर बहुत मनी राज्यों में कहा गया था, बट गया था। ऐसा ही ना राजा राज कर रहा था बाबू, यानी इसको इतना दम ना था कि पूरा फ्रांस पर राज कर जाएगा, लेकिन एक काम क्या था, यानी यहाँ फ्रांस को बांट दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था, कई भागों में उसको बांट दिया था। इसलिए बांट दिया था कि यानी इस राजा सब जगह एक एक राजा बना दिया था। जितना मतलब राज उसको बनाया ना बाबू, सबको मतलब सब राज में एक एक राजा बना दिया। बताइए, हम लोग भी मतलब बिहार है, पटना मतलब बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, सबका मतलब राजा अलग नहीं है, सबका राजा अलग नहीं है। तो इसी प्रकार का किया था कि फ्रांस में सबका राजा अलग कर दिया था, यानी इस राज का झंडा अलग, इस राज का झंडा अलग, इस राज का झंडा अलग, सभी राज का झंडा अलग कर दिया था, और सभी राज का क्या कर दिया था, यानी सभी राज का यानी राजा अलग कर दिया था। और अगर ई राज का व्यक्ति अगर ई राज में कोई घुस गया तो उसको डायरेक्ट मार दिया जाता था। ऐसा व्यवस्था लागू कौन कर लेता, फ्रांसीसी, यानी कहने का मतलब लुई सुलामा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में किसी को बोलबाला नहीं था, तो उसी व्यक्ति का यानी कुछ पढ़े लिखे लोग थे, यानी सब जाके समझाना शुरू कर दिए, और वहाँ पर बोला कि हम लोग को एकता होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एकता नहीं होंगे तो तोड़ फोड़ को मारेगा हम लोग के, इसलिए हम लोग को एकता होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग एकता होंगे तो उसके बाद बाबू
हम लोग एकता होंगे और इस 10 को राज में जब 10 राज में अलग अलग झंडा हम लोग को कहाँ होना चाहिए, हम लोग का झंडा एक होना चाहिए बाबू। हम लोग का कहाँ होना चाहिए, हम लोग का देश में झंडा एक होना चाहिए। समझिएगा, झंडा एक होना चाहिए। यदि कहने का मतलब होता है कि जो हम लोग का देश है बाबू, जो हम लोग का देश है उस देश में झंडा एक होना चाहिए। अगर बताइए कि हमारे एक देश है और उसमें झंडा 10 हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश में एक ही झंडा होना चाहिए। ये अगर हम लोग चाह जाएंगे तो इस काम को कर सकते हैं। कब? जब हम लोग चाहेंगे तब। इसलिए सारे जनता को जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो समझाना शुरू कर दिए, ताकि बोले कि अगर नहीं हम लोग ऐसा करेंगे तो एक को क्या करेंगे, मारेगा, एक तो मारे करेगा, लेकिन हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सब हम लोग एकता बनाएंगे। एकता बनाए बाबू। इसके बाद कहा कि सभी जनता एक हो गया। फ्रांस में पूरा लहर दौड़ गया, क्या कि जनता सब एक हो गया। जब जनता एक हो गया तो यहाँ से कहा किया, एक गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो गया बाबू। वो गद्दी छोड़ने के लिए भाग लगा और जैसे यहाँ से भागना शुरू किया, इसके पीछे जनता आ गया। और जनता इतना ही नहीं, इसको ही नहीं मारा, कहा किया जनता जब एक हो गया तो लुईस सुलामा के कहा किया बाबू, लुईस सुलामा के समझिएगा, लुईस सुलामा के यहाँ पर कलोटी था। क्या है बाबू, इसको कलोटी कहा जाता। लुईस सुलामा को मूड़ी कलोटी में घुसा दिया जाता। मान लो ऐसा रहता ना बाबू, ऐसा रहता बना और इसमें मुड़िया घुसा दिया जाता और घुसा के और यहाँ से एक गड़ासा होता, इसको ऐसे चला दिया जाता। राजा को मूड़ी उधर और राजा के पत्नी को भी मार दिया जाता है, और राजा को मतलब शरीर इधर और मूड़ी उधर, यानी राजा को डायरेक्ट काट दिया जाता, काट देता है जनता इतना ही ना, जनता उसको काट के दम हटा ही देता है। कहता ऐसा राजा हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसा राजा हम लोग को कहा नहीं चाहिए। तो बताइए बाबू, ध्यान से देखिएगा, इन राजा ही कैसा था, राजा ही खराब था। तो इस जनता जब एक हुआ तो इस राजा को क्या हुआ, भागना पड़ गया ना। इसी को कहते हैं बाबू 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में बताइए क्या समझे, तो कहिएगा बाबू 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ का जो राजा था वो लुईस सुलामा था, घोर प्रतिक्रिया भ्रष्टाचारी व्यक्ति था। कैसा बाबू, भ्रष्टाचारी व्यक्ति था। इतना ही नहीं, उसके बाद इसके शासन काल में भ्रष्टाचारी का बोलबाला था। सभी देशों की तथा आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी एक पुली वर्ग की स्थिति अच्छी थी। यानी कहने का मतलब आप होता था बाबू, यानी पादरी कहने का मतलब होता है पादरी लोग को कुछ नहीं किया जाता। जैसे में हम लोग मेरी हिंदू धर्म में आइए, जैसे में पूजा कराने वाले पंडित जी लोग होते हैं, वो तो उसी तरह से ईसाई धर्म में पूजा कराने वाला पादरी लोग होते हैं, उन लोग का स्थिति सही था। तो अगर आपसे पूछेगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, तो बता दीजिएगा बाबू, एकदम बताइएगा कि नजर बोलिए तो एकदम बता दीजिएगा ना, एकदम बता दीजिएगा बाबू। लुईस सुलामा को गलोटी पर ले जाकर काट दिया बाबू, काट दिया। तो आपसे पूछेगा लुईस सुलामा क्या पर ले आके काटा गया, तो गलोटी पर ले आके क्या कर दिया, उसको काट दिया गया। तो बताओ, देखिए वो जो गलत करेगा उसको गलत नतीजा होगा। इसलिए गलत करने वालों को गलत नतीजा होता और सही करने वालों को सही होता। यानी जैसा करने कीजिएगा उसने आगे आपको होगा। तो यह बाबू समझिए, यानी यहाँ पर गलत राजा था तो उसको गलत क्या हुआ, गलत उसको रिजल्ट मिला। तो बाबू अब बताइए, यहाँ पर किसी को दिक्कत, किसी को डॉट, किसी को प्रॉब्लम कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में जरा सा भी दिक्कत नहीं। तो कल आप लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति समझिएगा। आज हम लोग क्या करें, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर डीपली पढ़ लिए। अब हम कल पढ़ने वाले हैं बाबू 1789 हो गया, इसके बीच यहाँ से यहाँ जब खत्म हो गया, इसके बाद बहुत समझिएगा, जब यहाँ पर खत्म हो गया इसके बाद इतना ही नहीं बाबू, लुईस सुलामा को कलोटी पर ले आके काट दिया गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद यानी वहाँ पर सारे सकारात्मक काम हुए, यानी अच्छे काम हुए। कहने का मतलब नेशनल असेंबली की स्थापना हुआ, यानी नया संविधान बना और सभी देश में समान अधिकार मतलब मिला। यानी कहने का मतलब वहाँ पर फिर अपना अच्छा से मतलब क्या हुआ, यानी सेवा चालू हो गया। तो बाबू अब आप लोग के इतना समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग के एकदम समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आया कि ना, उससे पहले बताइए एकदम समझ में आ गया तो आप लोग जितना जल्दी क्लास को शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू, शेयर कीजिएगा और चैनल पर एकदम बने रहिएगा बाबू, एकदम आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए बाबू हम अब आप लोग को मिलते हैं फिर अगला क्लास में। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे बाबू आपसे अगला क्लास में। ओके।